तो एरिस्टोटल सोचते थे कि स्पेस में अर्थ स्टेशनरी है और जितने भी प्लैनेट्स, सन और मून है वो अर्थ के आर पार सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। एक चीज़ और वो मानते थे कि जो अर्थ है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। उन्हें ऐसा क्यों लगता था इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो सर्कुलर मोशन है बाकी प्लैनेट्स का और सन मून का, वो उन्हें सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता था अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हमारी कहानी में एंट्री होती है टॉलमी की। तो एरिस्टोटल के करीबन 400 साल बाद यानी कि 2nd सेंचुरी एडी में टॉलमी उनके आइडियाज़ को और आगे लेके जाते हैं। तो टॉलमी कोशिश करते हैं कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बनाने की, जिसमें कि वो अर्थ को सेंटर पे रखते हैं और वो बताते हैं कि वो सराउंडेड है 8 स्फीयर्स से। उन 8 स्फीयर्स में वो सन, मून, 5 प्लैनेट्स, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 5 ही प्लैनेट्स हमें पता थे, और एक स्फीयर वो रखते हैं जितने भी स्टार्स हैं उनके लिए। जो सबसे आउटर मोस्ट स्फीयर था वो टॉलमी ने फिक्स्ड स्टार्स के लिए रखा था, जैसे कि नॉर्थ स्टार होता है तो वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होता है, तो उसको उन्होंने सबसे आउटर मोस्ट स्फीयर में रखा था। तो उस टाइम पे टॉलमी ने जो मॉडल दिया था उसने एक बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम प्रोवाइड किया था हेवनली बॉडीज़ के मोशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। बट इन सभी बॉडीज़ की पोजीशंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए टॉलमी को एक एजम्पशन बनानी पड़ी। उन्होंने एज्यूम किया कि जो हमारा मून है वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है जिससे कि वो कभी कभी अर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है और कभी कभी उससे ट्वाइस डिस्टेंस दूर चला जाता है। अब ये एक बहुत बड़ी एजम्पशन है। इसका मतलब ये है कि जब भी मून अर्थ के पास आएगा तो वो साइज में आपको दुगना दिखाई देगा जब वो दूर जाएगा उससे। तो टॉलमी ने खुद इस फ्लॉ को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन जो उनका मॉडल था वो यूनिवर्सली तो नहीं लेकिन जनरली एक्सेप्ट किया गया था। उस टाइम पे जो चर्च थे वो भी इस मॉडल को एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि जो आउटर मोस्ट स्फीयर था जिसमें उन्होंने फिक्स स्टार्स को रखा था उसके बियॉन्ड क्या था वो उन्होंने कभी क्लियर किया ही नहीं। तो चर्च जो अपनी स्टोरीज वगैरह सुनाते थे या उस टाइम पे जो बिलीव्स होते थे उसके अकॉर्डिंग उनको बहुत रूम मिल जाता था हेवन और हेल की स्टोरीज लिखने के लिए। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो 1514 में यानी कि टॉलमी के तकरीबन 1300 साल बाद एक शख्स थे जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। तो उन्होंने थोड़ा सा सिंपल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल प्रोवाइड किया था। तो वही थे जिन्होंने बोला था कि सन जो है वो सेंटर पे रहेगा और बाकी के प्लैनेट्स अलॉन्ग विद अर्थ वो सन के चक्कर लगाएंगे। उस टाइम पे उन्होंने ओपनली अपने मॉडल को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे उनको डर था कि अगर मैं जो सोसाइटी में बिलीव्स हैं उसको अपोज करूंगा तो चर्च जो है वो मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले लेगा और मे बी मुझे सोसाइटी से निकाल दिया जाए। और तकरीबन 100 सालों तक उनके इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया गया। फिर आता है ईयर 1609 जिसमें कि 2 एस्ट्रोनॉमर्स आते हैं जिनका नाम है जोहानस केपलर और गैलीलियो गैलीली। ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स जो कॉपरनिकस का मॉडल था उसको ओपनली सपोर्ट करते थे। कॉपरनिकस के मॉडल में एक फ्लॉ था कि वो हेवनली बॉडीज़ की मोशंस को करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस फ्लॉ के होने के बाद भी जोहानस केपलर और गैलीलियो गैलीली दोनों उसके मॉडल को ओपनली सपोर्ट करते थे। तो फाइनली ईयर 1609 में एरिस्टोटल और टॉलमी का जो मॉडल था वो एंड हो जाता है। उस टाइम पे क्या था, टेलीस्कोप जस्ट नया नया इन्वेंट ही हुआ था और गैलीलियो गैलीली नाइट स्काई को अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते थे। तो अपने टेलीस्कोप से जुपिटर को ऑब्जर्व करते टाइम उन्होंने देखा कि जुपिटर के आसपास कुछ छोटे छोटे मून्स हैं जो जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं। इससे उन्हें पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अर्थ का ही चक्कर लगाए, जैसा कि एरिस्टोटल और टॉलमी मानते थे। फिर उन्होंने एक चीज़ सोची कि ये जो जुपिटर के मून्स हैं ये हो सकता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पाथ्स फॉलो करते हो स्काई में, कि वो चक्कर तो शायद अर्थ का ही लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो मोशन है, जो उनका पाथ है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसा देखने पे लगता है कि वो जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कंक्लूड किया कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अर्थ का ही चक्कर लगाए। अब इसके बाद आते हैं जोहानस केपलर, जो कि कॉपरनिकस की थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं और जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट था वो उसको सर्कल से एलिप्स में चेंज कर देते हैं। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, वो तो बाई चांस ही हुआ कि उन्होंने एलिप्स को लगा के देखा और जितने भी मोशंस थे वो एज इट इज़ सही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो गए। स्टार्टिंग में तो उन्हें खुद को ही विश्वास नहीं हुआ था कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि एलिप्स एक परफेक्ट शेप नहीं है, क्योंकि सर्कल देखने में एक परफेक्ट शेप लगती है और एलिप्स जो है वो कि एक एलोंगेटेड सर्कल होता है जो कि एक परफेक्ट शेप नहीं है। फिर आता है ईयर 1867 जिसमें कि सर आइजैक न्यूटन अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये आज तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल वर्क है जो किसी के द्वारा फिजिकल साइंस में पब्लिश किया गया है। तो इस बुक में वो ना सिर्फ अपनी एक थ्योरी देते हैं जो कि हेवनली बॉडीज़ का मोशन प्रिडिक्ट कर पाए स्काई में, बट उनके पास और पोजीशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए वो इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स भी डेवलप करते हैं। इसी के साथ साथ वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी प्रपोज करते हैं जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और ये अट्रैक्शन फोर्स उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा इन बॉडीज़ का मास होगा और जितनी ज़्यादा ये आपस में क्लोज होंगी। और वो कहते हैं कि यही वो फोर्स है जिसकी वजह से जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्राउंड पे गिरती हैं।
एंड हेंस आंसरिंग द क्वेश्चन दैट वाई एवरीथिंग फॉल्स डाउनवर्ड्स। हम सब ने वो न्यूटन की एप्पल गिरने वाली स्टोरी जरूर सुनी है अपने स्कूल टाइम में, बट मैं आपको बताऊं कि वो स्टोरी सच नहीं है। वो बस वाइडली सर्कुलेटेड एक स्टोरी है। न्यूटन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो उस टाइम पे बहुत ही ऐसे गहरी सोच में बैठे हुए थे। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो एप्पल गिरने से जस्ट उनको उस मोमेंट में वो क्लिक कर गया। ऐसा नहीं था कि एप्पल गिरने से उनको वो आइडिया आया। तो अपनी इन्हीं थ्योरीज और लॉज के अकॉर्डिंग न्यूटन एक्सप्लेन करते हैं कि जो मून है वो अर्थ के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट ट्रेस करता है, एंड ऑल्सो जो अर्थ है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट ट्रेस करते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में हम इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे।